हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल पर। मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं आपका। हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम की अब तक हमारी क्लास दो कंप्लीट हो चुकी हैं। दो क्लास हमारी नंबर सिस्टम की कंप्लीट हो गई हैं। आज हमारी क्लास है क्लास थर्ड। और इस क्लास थर्ड में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबरों का और संख्याओं का वर्गीकरण। देखिए, इससे पहले मैंने आपको संख्या के बारे में बताया था, नंबर के बारे में। तो मैंने आपको जो नंबर सिस्टम का जो फर्स्ट क्लास था, जिसमें मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था, उसमें मैंने आपको डिजिट और नंबर के बारे में बताया था कि डिजिट और नंबर क्या होता है। डिजिट क्या होती है भाई? आपके अंक होती है। नंबर क्या होते हैं भाई? आपके संख्या होती है। तो कितने डिजिट होते हैं, कितनी संख्या होती है, कैसे क्या, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। जो भी कुछ है वो मैंने सब आपको क्लास फर्स्ट में बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दो बताए थे, जो आरआरबी रेलवे में आए हुए क्वेश्चन थे। ठीक है ना? तो उम्मीद था कि आपको वो क्लियर हो गया। जिनको भी अगर क्लास फर्स्ट नहीं देखा, नंबर सिस्टम क्लास फर्स्ट देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत काम की चीज़ बताई है, याद रखना। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, अब आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते, सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्गीकरण। आज हम इसमें संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, डेसिमल, नॉन डेसिमल, पर रेशनल संख्या है, अपरिमेय संख्या, परफेक्ट नंबर, जो भी है वो सब मैं आज इस क्लास में आपको पूरा क्लियर करा दूंगा। और इतना जरूर है कि इतना ढंग से और इतना डीपली आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। प्लीज इस क्लास को पूरा देखना, ठीक है ना? तो आपको सब कुछ सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा संख्याओं का। तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या है। दुनिया में जितनी भी टाइप की जो संख्याएं होती हैं, सब जो भी संख्याएं होती हैं, वास्तविक या काल्पनिक जो भी होती हैं, वो सब इससे में ही आती हैं। यहीं से हम संख्याओं को दो भागों में बांटते हैं। पहला तो आता है आपका वास्तविक संख्या है। दूसरा वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में अगर लिखे तो इसको बोलते हैं रियल नंबर। और ये कहाँ से कहाँ तक होती है भाई? ये माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट तक होती है। दूसरा आता है आपके काल्पनिक संख्या है। ये होती है आपकी इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, और इसको डिनोट करते हैं हम आइटा से। और जो आइटा है ना, इसकी वैल्यू होती है आपके रूट माइनस का वन। या आइटा स्क्वायर बराबर कितना होता है? माइनस का वन होता है। लेकिन ये जो काल्पनिक संख्या है ना, ये आपके पेपर में आपका इनसे कोई लेना देना नहीं है। या आपके कंपटीशन में इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? तो इसको तो हम पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या है। ठीक है ना? रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब जो वास्तविक संख्या होती है ना, देखो, ये वास्तविक संख्या ये भी क्या दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी डेसिमल संख्या। डेसिमल मतलब दशमलव संख्या। दूसरी होती है आपकी इंटीजर, मतलब पूर्णांक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल नंबर की। ठीक है ना? डेसिमल के बाद पढ़ेंगे हम इंटीजर। तो देखिए, डेसिमल की हम बात करते हैं। दशमलव संख्या। डेसिमल सब आप जानते हो, डेसिमल क्या होता है? पॉइंट, जैसे 2.5, तो 2.5 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? वो डेसिमल ही होता है। अब देखो, यहाँ से जो डेसिमल होता है ना, ये भी अपने कितने टाइप के होते हैं भाई? दो टाइप के होते हैं। पहला आता है भाई आपका रिपीटिंग डेसिमल। इसको बोलते हैं हम दशमलव शांत प्रसार। दूसरा होता है आपका नॉन रिपीटिंग डेसिमल। दशमलव अशांत प्रसार। अब देखो यहाँ पे रिपीटिंग डेसिमल,
दशमलव शांत प्रसार क्या होता है? जैसे आपने मान लो कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, उसमें दशमलव के बाद अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो हम उसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल, दशमलव शांत प्रसार। मतलब उसमें दशमलव का जो प्रसार है, एक्सपेंशन क्या है आपका, शांत है। जैसे जैसे हमने ले लिया 2.5344444 इस तरह से ये। तो मैंने देखा 2 के बाद 0.53 फिर 4 फिर 4 फिर 4 4 4 इनफाइनाइट तक 4 आ रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा जो दशमलव का जो प्रसार है ना, वो क्या आपका शांत है। तो इसको हम बोलेंगे दशमलव शांत प्रसार है, रिपीटिंग डेसिमल। जैसे 1.3333 इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। या फिर जैसे आप बोलो तो दूसरा, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे 6.6666, ये भी क्या है भाई, आपके दशमलव शांत प्रसार है। या फिर आप जैसे 1.3 की पावर बार, ये 1.3 बार, 3 के ऊपर क्या लगा दिया मैंने, बार का चिन्ह लगा दिया, जैसे ये है। तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, इस तरह से सोल्व करोगे। तो आपने देखा कितना है भाई, यहाँ पे ये आ गया मेरा 12/9 आ गया। 12/9 को क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं यहाँ पे 4/3 लिख सकता हूँ, और 4 में 3 का भाग दोगे तो आपका कितना आएगा, 1.3333 इनफाइनाइट तक। तो आपने देखा कि यहाँ पर 3 बार बार रिपीट हो रहा था, मतलब ये क्या रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है ना। 1.3 और 1.3 के ऊपर जो बार है ना, इसको हम 1.333 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये होता है हमारा दशमलव शांत प्रसार। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं हम दशमलव अशांत प्रसार की। तो देखो दशमलव अशांत प्रसार क्या होता है, जिसमें पॉइंट के बाद या दशमलव के बाद आपकी संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होती, हर बार नई नई संख्या आती है और ऐसा अनंत तक चलता जाता है। जैसे हमने ले लिया 0.25432198। तो हमने देखा कि हमेशा आपके अलग अलग संख्या ही आई अनंत तक। तो इसमें कहीं भी आपको दशमलव का प्रसार एक्सपेंशन अशांत है, ठीक है ना। बार बार अलग अलग संख्या आ रही, तो इसको बोलते हैं दशमलव अशांत प्रसार। जैसे कि पाई है, पाई भी, ये भी क्या होता है आपका, सॉरी अभी तो हम फिलहाल नॉन रिपीटिंग डेसिमल की बात कर रहे हैं, परिमेय की बात नहीं कर रहे। तो और जैसे माना कि आपने ले लिया 6.543217, मतलब कहीं ना कहीं आपके अलग अलग संख्या आ रही है, तो ये सब क्या होती है, आपकी नॉन रिपीटिंग डेसिमल होती है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया आपका। तो अब देखिए, ये तो थी आपको रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, दशमलव शांत प्रसार और अशांत प्रसार। अब इसमें भी एक बात ध्यान रखना कि जो आपका, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था रिपीटिंग डेसिमल, एक मिनट इसको एक मिटाते हैं इसको। रिपीटिंग दशमलव शांत प्रसार। देखो इनको बोलते हैं हम परिमेय संख्या भी बोलते हैं, इन्हें परिमेय संख्या भी, परिमेय संख्या या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रेशनल नंबर भी कहते हैं। परिमेय संख्या रेशनल नंबर भी कहते हैं, अर्थात इन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और क्यू क्या है भाई आपका यहाँ पे, इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। जैसे कि माना कि मैंने आपको बताया था कि 1.3 बार, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1.3 और ये बार है ना, ये क्या आपका दशमलव शांत प्रसार है। तो इसको मैं परिमेय संख्या के रूप में लिख सकता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे 1.3 की पावर बार है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3/9 लिख सकता हूँ मैं इसको। और ये पूरा सोल्व होकर क्या आएगा भाई मेरे यहाँ पे 12/9 आएगा। तो आपने देखा इसको पी और इसको क्यू के रूप में लिख दिया, मतलब क्या ये मेरी परिमेय संख्या है, इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकता हूँ मैं। या फिर जैसे मैंने देखा यहाँ पे कि आपने देखा जैसे 0.52999 इस तरह से ये है, तो इसको भी मैं किस में लिख सकता हूँ भाई, जी ओ, इसको भी किस में लिख सकता हूँ, जैसे मैं मेरा मान लो भाग चला गया, कहाँ तक गया ये, एक मिनट को मैं भी बताता हूँ आपको। जैसे मेरा 0.529 यहाँ तक भाग गया है मेरा, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ 529 अपॉन
इस तरह से। तो इसको लिख सकता हूं मैं, तो ये मेरा पी बाई क्यू के रूप में हो गया। तो भाई जिन संख्याओं को मैं परिमेय संख्याओं को जिनको मैं पी बाई क्यू के रूप में लिख सकता हूँ वो मेरी परिमेय संख्या होती है, और दशमलव शांत प्रसार वाली इसके अंतर्गत जितनी भी संख्या आती है सारी की सारी क्या होंगी, मेरी परिमेय संख्या होंगी। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया, और आगे भी मैं अभी आपको और क्लियर कर दूंगा। अब आता है अपरिमेय संख्या। तो दूसरा होता है आपका नॉन रिपीटिंग यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, इसकी स्पेलिंग देख लेना इसकी। नॉन रिपीटिंग डेसिमल मतलब दशमलव अशांत प्रसार। इनको लिखते हैं हम अपरिमेय संख्या। ये सारी सारी अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या मतलब क्या लिखेंगे इसको, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब इन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते इनको। देखो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था भाई, अभी आपको मैंने ऊपर बताया ये कि 0.529 0.529 इसको मैं परिमेय संख्या के रूप में लिख सकता हूँ मान लो। लेकिन अगर मान लो ऐसा आ जाए ये इस तरह से अनंत तक आ जाए तो मैं इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकता। मुझे नहीं पता इसके नीचे कितनी जीरो मुझे लगानी पड़ेंगी, क्योंकि हर बार अनंत तक संख्या अलग अलग आ रही है, तो मैं इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकता। यहाँ तो मुझे पता था कि भाई 3 संख्या तक भाग गया तो मैंने नीचे 3 जीरो लगा दी, लेकिन यहाँ पे मैं नीचे कितनी जीरो लगाऊं तो इसको पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। तो जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वो परिमेय संख्या होती है। नॉन और दशमलव अशांत प्रसार या नॉन रिपीटिंग डेसिमल जितनी भी होती है सारी अपरिमेय संख्याएं होती है। और जो आपका पाई होता है ना, पाई ये भी क्या आपका अपरिमेय संख्या है। देखो आप पाई की वैल्यू होती है चलो 22/7 होती है, ठीक है ना। तो ये तो आपका परिमेय संख्या है, ये तो परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। और जो पाई है ना, पाई ये क्या है भाई, आपका अपरिमेय संख्या है, ये है आपका अपरिमेय संख्या। अब देखो आप, और आपने क्या पर देखोगा आप पाई की वैल्यू 3.1 वो 3.14 ऐसे कुछ लेके चलते हो एग्जाम क्वेश्चन में। तो जो पाई की वैल्यू 3.14 है ना, ये ना हम ये क्या इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, ये हम सुविधाओं कैलकुलेशन में थोड़ी सुविधा से बचने असुविधा से बचने के लिए थोड़ा कैलकुलेशन हमारी सुविधाजनक हो जाए, इसलिए हम पाई के वैल्यू को 3.14 ले लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में इसकी वैल्यू 3.14 नहीं होती। आप 22 में 7 का भाग दे के देखिए तो कितना आएगा आपको, लगातार कुछ ना कुछ हमेशा आता ही जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपने देखा 22 में आप जैसे आप देखो 22 में अगर आप 7 का भाग दोगे तो देखो 3 पॉइंट फिर आएगा आपका कितना आ जाएगा, 1 आएगा, फिर आपका 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, और फिर आपका 5 आएगा, फिर आपका 7 आएगा, फिर आपका 1 आएगा। तो मतलब इस तरह से क्या कहीं ना कहीं आपकी संख्या क्या आएगी, आपकी अनंत तक आती चली जाएगी। तो पाई की वैल्यू का कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, 3 पॉइंट के बाद आपकी संख्या कभी रिपीट नहीं होगी, कहीं ना कहीं आपकी आती चल जाएगा, आप एक नहीं आएगा, कहीं ना कहीं आपकी संख्या लगातार जाती ही जाएंगे अनंत तक। और इंडिया में कृष्णा चेन नाम का एक व्यक्ति था, कृष्णा चेन नाम का व्यक्ति था जिसने इस पाई की वैल्यू को 500 से 600 वैल्यू है ना, पाई की जो 500 600 वैल्यू तक इसको याद किया हुआ है, तो उसका नाम गिनीज बुक में लिखा हुआ है। तो पाई हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 ये क्या हमारा परिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। बाकी अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा और उस क्वेश्चन से आपको परिमेय और अपरिमेय की सारे के सारे कंसेप्ट ही आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन है नीचे कुल 12 संख्याएं दी गई हैं, इनमें से कितनी परिमेय संख्या है। इनमें से कितनी परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपकी -3, दूसरा आपका 22/7,
तीसरा है आपका पाई, फोर्थ नंबर पे है √5, 5 नंबर पे है √7, 6 नंबर पे है √2, 7 नंबर पर है 0, 8 नंबर पर है √5 माइनस का √3 और √5 प्लस का √3, 9 नंबर पे है 9वीं संख्या है √8 अपॉन √2, 10वीं संख्या है 1.444 डैश 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 इनफाइनाइट तक, 11वीं संख्या है h जिसे हम बोलते हैं प्लांक नियतांक, और 12वीं संख्या है 2.3 की पावर 3 के ऊपर बार। तो ये संख्या है हमारी टोटल। अब इसमें पूछा है कि बताइए भाई कितनी संख्या आपकी परिमेय संख्या है और कितनी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मुझे बताइए -3 क्या आपकी परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। तो -3, तो इसको मैं -3/1 इसको ले सकता हूँ, तो ये P हो गया और ये क्या हो गया Q हो गया। तो बिल्कुल P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। तो ये क्या भाई आपकी परिमेय संख्या है, ये तो आपकी परिमेय है क्योंकि ये P हो गया और ये Q हो गया, तो मैंने देखा इसको P/Q के रूप में लिखा हुआ परिमेय संख्या। पाई आपका है परिमेय संख्या, मैंने आपको बता दिया। √5 देखो, अगर √16 होता ना तो ये क्या होता भाई आपकी, ये परिमेय संख्या होती। ये क्या होती भाई आपकी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ। 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4/1 मतलब P/Q लिख सकता हूँ, परिमेय संख्या है। लेकिन क्या √5 की वैल्यू कोई फिक्स है क्या? √5 की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि नीचे कितना जीरो लगाऊंगा और नीचे क्या लिखूंगा मैं, पता नहीं चलेगा इसमें। √7 ये भी फिक्स नहीं है, ये भी है परिमेय संख्या। √2 ये भी है परिमेय संख्या। जीरो बिल्कुल है परिमेय संख्या, क्योंकि जीरो को मैं 0/1 भी लिख सकता हूँ। तो देखो P/Q के रूप में लिख सकता हूँ मैं इसको। तो ये क्या भाई मेरी परिमेय संख्या है। अब ये √5 माइनस √3 और ये है ना, देखो आपने एक नियम पढ़ा होगा अलजेब्रा में, ये तो क्या होता है a² माइनस का b², ये होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं इसको लिख सकता हूँ √5 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। तो क्या आएगा भाई मेरे यहाँ पे 5 - 3 बराबर 2 आ जाएगा। 2 को मतलब 2/1 लिख सकता हूँ। तो बिल्कुल ये क्या आपके परिमेय संख्या है। और ये इसको क्या लिख सकता हूँ भाई मैं, 8/2, तो मतलब कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 को बाहर निकलेगा तो 2 आएगा, 2/1, मतलब ये भी क्या आपके परिमेय संख्या है। ये बिल्कुल है। देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। और ये क्या होगा भाई आपका, तो कितना आ जाएगा भाई मेरे, 13/9 आ जाएगा। 13/9 बिल्कुल परिमेय संख्या है। प्लांक नियतांक, दुनिया में जितने भी नियतांक है ना, दुनिया में जितने भी कांस्टेंट होते हैं सारे के सारे अपरिमेय होते हैं। तो ये परिमेय संख्या नहीं है। 2.3 की पावर 3 के ऊपर बार है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 + 3 ये। तो कितना आ जाएगा भाई, ये 21/9 आ जाएगा ये। और 21/9 आ जाएगा तो आप इसको सोल्व करके देख लो। 9×2 = 18, पॉइंट 9×3 = 27, फिर 9×3 = 27, फिर 9×3 = 27। तो ये मतलब परिमेय संख्या है। तो मैं इसको इसको क्या 21/9 के रूप में P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। तो इस तरह से मैंने देखा मेरी कितनी परिमेय संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरी परिमेय संख्या यहाँ पे 7। तो कितनी परिमेय संख्या है, 12 में से 7 परिमेय संख्या है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया परिमेय अपरिमेय संख्या का कंसेप्ट। चलिए अब शुरू करते हैं आपका दूसरा। देखो यहाँ पे इंटीजर, तो डेसिमल तो आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम इंटीजर की। पूर्णांक, तो देखो यहाँ पे जो अगर हम इंटीजर पूर्णांक की बात करते हैं तो पूर्णांक कितने तरह के होते हैं। देखो पूर्णांक आपके बेसिकली 3 तरह के होते हैं। जैसे पहले तो होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं भाई, नेचुरल नंबर बोलते हैं, या इन्हें ही बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। क्योंकि सदियों से ये इन नंबरों को हम यूज करता रहे। नेचुरल नंबर मतलब क्या, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्यों, क्योंकि ये हमें प्रकृति के द्वारा दी गई संख्या है। अब प्रकृति के द्वारा दी गई संख्या कौन सी है, जैसे 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। भाई आप महाभारत रामायण कितना भी उठा लो, आपको पता है कि ये 1 2 3 4 ये गिनती तो हमारी शुरू से ही चलती आ रही है। तो प्रकृति के द्वारा दी गई, इसलिए इनको बोलते हैं प्राकृत संख्या और इनको भी बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन जैसे अगर हमने इसमें जीरो ऐड कर दिया, मतलब हमने जैसे इनमें जीरो ऐड कर दिया, तो अब ये संख्या बन जाती है आपकी होल नंबर।
होल नंबर इनको बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण होगी संख्या ये, और ये जीरो की खोज किसने की थी भाई? आर्यभट्ट ने। तीसरा है आपका भाई नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर मतलब इनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है ना। ऋणात्मक पूर्णांक ये शुरू होती हैं भाई आपकी माइनस इनफाइनाइट से, जैसे -4, -3, -2 और माइनस का 1। तो ये है आपकी इंटीजर। अब देखो इसमें भी एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन मैंने नोट किया हुआ है, मैं आपको कराता हूँ। क्वेश्चन ये है, सबसे छोटी धनात्मक सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन क्यूब क्या होगा? तो सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन क्यूब क्या होगा? तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे 0, 1, -1 और 2। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर सबसे छोटी क्या है भाई? यहाँ पे 1 है ना। तो सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर 1 है, और इस 1 का क्यूब क्या होगा भाई? 1 ही तो होगा ना। तो आपका आंसर क्या है पे? 1। धनात्मक की जगह अगर ये आ जाता सबसे छोटी पूर्ण संख्या का क्यूब क्या होगा, तो 0 का क्यूब क्या होता है? 0 आता, तो 0 आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा भाई आपसे? धनात्मक पूर्णांक पूछा है, पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक पूछा है। धनात्मक पूर्णांक क्या सबसे छोटा? 1 है, तो 1 का क्यूब 1 होगा, तो आंसर क्या आएगा भाई आपका? बी। तो ये आपका आरआरबी जेईएन में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आरआरबी जेईएन में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगला देखिए यहाँ पे। अब हम इसी इंटीजर को हम दो भागों में और बांटते हैं। इसी इंटीजर या पूर्णांक को हम दो भागों में और बांटते हैं। देखो यहाँ पे पहला तो आता है आपका संपूर्णांक, मतलब इसे बोलते हैं इवन इंटीजर। दूसरा होता है आपका विषम पूर्णांक, इसे बोलते हैं हम ओड इंटीजर। देखो यहाँ पे सम पूर्णांक या इवन इंटीजर, इसमें क्या होता है भाई? इसमें दो का गैप होता है, और 2 से डिवाइड होता है। वो होता है आपका संपूर्णांक इवन इंटीजर। ये क्या होता है भाई? इसमें इसमें दो का गैप होता है, बट 2 से डिवाइड नहीं होता। बट 2 से डिवाइड नहीं होता। जैसे संपूर्णांक इवन इंटीजर मतलब दो का गैप होता है। जैसे कि भाई आप मान लो कि इंटीजर, जैसे कि आपको पता है इंटीजर वो जो पूर्णांक संख्या होती है आपकी, पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, नेगेटिव इंटीजर भी होता है, मतलब माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट से लेता हूँ, जैसे मैं -4, -2 और 0, +2, +4, और कहाँ तक गया भाई मेरा? इन प्लस का इनफाइनाइट तक। ठीक है ना। तो अब देखो आप यहाँ पे भाई मुझे बताओ, दो का गैप है ये सब में दो का गैप है ना। ये दो का गैप हो गया ये। ठीक है ना। फिर अब देखो 2 से डिवाइड, क्या ये 2 से डिवाइड है? ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से। तो ये क्या होते हैं भाई? आपके समपूर्णांक होते हैं, मतलब सम संख्याएं। समपूर्णांक मतलब आप इसको ऐसा पढ़ लो, सम संख्या जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सम संख्या और संपूर्णांक में कहीं आप दोनों में अंतर समझ बैठो। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अब आता है आपका ओड इंटीजर। ओड इंटीजर मतलब मैं अगर माइनस इनफाइनाइट से लेके चलता हूं, जैसे माइनस इनफाइनाइट से -3, -1 और +1, +3 से लेके
प्लस का इनफाइनाइट तक। तो अब देखो यहाँ पे ओड इंटीजर क्या होते हैं भाई, मुझे बताओ। देखो दो दो का गैप आ रहा है सब में, बिल्कुल दो दो का गैप आ रहा है भाई। -1 से +1 तक दो का गैप आ रहा है ना, ये भी दो का गैप आ रहा है, दो का गैप आ रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या दो से डिवाइड हो रहा है? क्या दो से डिवाइड नहीं होगा। ये क्या होते हैं आपके ओड इंटीजर। ओड इंटीजर मतलब इनको बोलूँ मैं विषम संख्याएं, ठीक है ना। ये वही विषम संख्या और ये वही सम संख्या जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। बस यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी तरह से सजाने के चक्कर में सम पूर्णांक विषम पूर्णांक लिख दिया, बाकी वही सम और विषम संख्याएं यही है। तो ये होती हैं आपकी सम संख्याएं जिनमें आपका दो दो का गैप हो और दो से भाग हो। विषम पूर्णांक वो होती है जिनमें दो दो का गैप तो हो लेकिन दो से भाग नहीं हो, जैसे 1 3 5 7 9, ये सारी सारी विषम संख्याएं विषम पूर्णांक है। और 2 4 6 8 10 12, ये सारी सारी आपके सम पूर्णांक है, सम संख्या है। सवाल ये है, एक क्वेश्चन ये आता है, मुझे बताइए जीरो, जीरो क्या सम है क्या विषम है? जीरो भाई बिल्कुल सम है, जीरो सम है, सम संख्या है। कई पुराने जमाने के मतलब 1947 के जो टीचर हैं, बहुत पुराने टीचर हैं जो आज भी अपने आप को सीजीएल की तैयारी कराते हैं, बच्चों को सीजीएल की कोचिंग कराते हैं और बहुत पुराने टाइप के टीचर हैं। वो ये कहते हैं, बहुत से टीचर हैं मैंने देखा है, 2 3 टीचर तो मेरी नज़र में ही है जो ये कहते हैं कि जीरो न तो समय न विषम है। तो भाई जीरो न समय न विषम है तो जीरो है क्या? जीरो भी तो भाई कोई संख्या है। तो या तो आप इसको अब आपने कह दिया भाई इंटीजर या तो सम पूर्णांक होता है, इवन इंटीजर होता है, ओड इंटीजर होता है, और जीरो जीरो ये इंटीजर में भी आता है ये। तो जीरो को फिर आप इवन ओड इंटीजर से कैसे अलग कर सकते हो? तो जीरो क्या है भाई? जीरो आपके सम पूर्णांक, और देखो यहाँ भी जीरो क्या आ रही है आपकी सम पूर्णांक में ही आ रही है। यहाँ से भी आप इसको पूर्व प्रूव कर सकते हो कि जीरो क्या होती है भाई? आपकी सम संख्याएं होती हैं। अब देखो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन आया है, इस पे छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन चलिए इसमें कर अलग पेज नहीं लेते, इसमें करा देते हैं। हाँ, क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सम पूर्णांक नहीं है। मतलब इवन इंटीजर नहीं है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है आपके, देखो यहाँ पे 2, फिर -2, 0 और डी है आपका -1। तो आपसे इसमें पूछा निम्न में से संपूर्णांक नहीं है। संपूर्णांक, तो देखो आप संपूर्णांक नहीं है, तो आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, देखो इस ये तो आपको पता ही है, तो क्या आपका संपूर्णांक है? सम संख्या है, जीरो भी संपूर्णांक है। अब -2 का -1, तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा चल जाएगा, ये है। तो आपका आंसर क्या होगा? ये होगा -1। ये क्या है भाई? संपूर्णांक नहीं है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आपका एग्जाम आ जाते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला करते हैं। देखो यहाँ पे अब बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर की। अब तक बहुत इंटीजर इंटीजर कर लिया, अब पॉजिटिव इंटीजर करते हैं। देखो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर ये भी क्या आपके दो टाइप के होते हैं। पहला आता है आपका भाई प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इनको बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। दूसरा आता है आपका कंपोजिट नंबर, इनको बोलते हैं हम भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होती है, ये मैंने आपको क्लास सेकंड में बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है। क्लास सेकंड में प्राइम नंबर मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया हुआ है कि प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे। एक तो आपका एक होगा और एक वो खुद वो अपने आप में वो संख्या होगी। तो दो ही फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाते हैं? आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। और सबसे छोटी प्राइम नंबर एकमात्र सम संख्या होती है, कौन सी होती है? 2, जो कि क्या होती है? प्राइम नंबर होती है सम अभाज्य संख्या। बाकी 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी, दुनिया की जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी, 2 के अलावा सारे की सारी आपके विषम संख्याएं होंगी, ठीक है ना। सिर्फ 2 ही एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो आपके प्राइम नंबर और सबसे छोटी नंबर है, ठीक है ना, सबसे छोटी प्राइम संख्या है। बाकी एक आपकी प्राइम संख्या नहीं होती, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 2 आपकी सबसे छोटी प्राइम नंबर संख्या होती है और सम संख्या मतलब इवन प्राइम नंबर होती है। इसके अलावा जितने प्राइम नंबर होंगे सारे के सारे क्या होंगे? आपकी
ओड होंगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर आ गया। अब प्राइम नंबर क्या होती है, दो फैक्टर होते हैं, एक होगा और एक अपना आपको खुद वो संख्या होगी। ये सब मैंने आपको पहले क्लास सेकंड में आपको पूरा मैंने क्लियर करके बता दिया। अब इसमें एक नोट लिख लो, 1 से 100 तक प्राइम नंबर कितनी होती है भाई, 25 होती है। दूसरा 1 से 50 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं भाई आपके, 15 होते हैं। तीसरा 50 से 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं भाई आपके, 10 होते हैं। तो ये चीज क्लियर होगी। 1 से 100 तक प्राइम नंबर आपके 25 होते हैं, 1 से 50 तक 15 होते हैं, 50 से 100 तक 10 होते हैं। और एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे कई बार यही पूछ लेता है कि बताइए मुझे 60 से 80 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या उन सबका सम कितना हो गया। 60 से 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या उन सबका सम कितना होगा। तो प्राइम नंबर निकालने का भी एक तरीका होता है, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊँ, 6k प्लस माइनस का 1। इससे आप पता लगा सकते हो कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में कितनी प्राइम नंबर है, कितनी अभाज्य संख्या, उनका सम कितना होगा, उनका मल्टीप्लाई कितना होगा। जो भी आपसे पूछा आप आसानी से निकाल सकते हो। ये नहीं कि आप उसमें गिनने बैठो कि भाई क्या कहते हैं, जैसे 67 होता है, 71 होता है, 73 होता है, ये प्राइम नंबर है, ऐसा कुछ नहीं है। आप 6k प्लस माइनस 1 से मैं इससे आपको निकाल के बताऊंगा अगली क्लास में, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर के बारे में तो मैंने आपको पहले भी सब कुछ बता रखा है, और बाकी रही बात इसके बारे में अगले क्लास में और डिस्कस कर लेंगे हम। फिलहाल करते हैं हम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वे संख्या जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। वे संख्या जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। वे संख्या जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो क्या कहलाती है भाई, आपकी कंपोजिट भाज्य संख्या कहलाती है। कंपोजिट नंबर कहलाते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे, जैसे आप मान लो ले लो 6 ले लो। अब आप देखो 6 के देखो 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 6 भी होता है। देखो 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं तो मतलब कंपोजिट संख्या है, ठीक है ना। 4 ले लो आप, 4 का 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। तो देखो ये इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, मतलब ये भी क्या आपकी कंपोजिट संख्या है। तो इसमें एक नोट लिख लेना, ये क्या बार आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं। सबसे छोटी समभाज्य संख्या, इवन कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है। और दूसरी है आपकी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। तो देखो सबसे छोटी समभाज्य संख्या तो होती है आपकी 4, और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है आपकी 9। तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या मतलब क्या, 4, और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कितनी है आपकी 9। और कंपोजिट नंबर क्या आपका 9 है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, और सबसे छोटा समभाज्य मतलब इवन कंपोजिट नंबर क्या आपका 4 है। तो यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे तो एक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि एक क्या है भाई, एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। ये बात क्लियर है। अब बात करते हैं आगे। को प्राइम नंबर, दो संख्याओं का समुच्चय जिनका एचसीएफ 1 होता है। जिनका एचसीएफ कितना भाई आपका 1, को प्राइम नंबर। इस को प्राइम नंबर को इनको हम बोलते हैं, इनको हम ये भी लिख लेते हैं क्या, रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर इंग्लिश में, हिंदी में लिखते हैं इसको आपेक्षिक अभाज्य संख्या। देखो ये क्या कहता है कि दो संख्याओं के वो जोड़े, वो दो संख्याओं के जोड़े, दो संख्याओं का पेयर जिनका एचसीएफ 1 हो, वो दो संख्या भाज्य हो क्या भाज्य हो, कोई सी भी हो, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने ले लिया 4 ले लिया और 9 ले लिया, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि क्या इन दोनों का एचसीएफ 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं देखूंगा 4 है, 4 को देखूंगा 1 2 और ये 2, ये इसका हो गया
और 9 का देखूंगा तो मैं 1 3 गुना 3। तो आपने देखा 4 और 9 का इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, सिर्फ आपका 1 आ रहा है। और क्या कुछ आ रहा है कि 2 3 कुछ नहीं आ रहा। तो मतलब इनका एचसीएफ कितना हो गया भाई, आपका 1 हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि 4 और 9 मेरे क्या है, दोनों आपस में को प्राइम नंबर हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं। 4 और 9 मेरे क्या है, मेरे को प्राइम नंबर है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे 6 की और 8 की, अब आपसे पूछे कि बताइए मुझे 6 और 8 के ये आपस में को प्राइम नंबर है। तो मैं देखूंगा 6 का 1 2 3 और 8 का देखूंगा मैं 1 2 2 और ये 2। तो मैं देखूंगा इनके बीच में कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है भाई, इनके बीच में कॉमन फैक्टर मेरे ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो आप देखो इनके बीच में कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है भाई, मेरा 2 आ रहा है। क्या 1 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये क्या आपस में को प्राइम नंबर नहीं है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए। चलो एक और ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 6 ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 25। तो आप देखो अब आपसे पूछ लिया बताइए 6 और 25 के आपस में को प्राइम नंबर है। तो आपने देखा 6 का 1 2 और ये 3 आ रहा है, और 25 का मैंने देखा तो 1 5 और 5 आ रहा है। तो मुझे बताइए इनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है भाई, इनके बीच में सिर्फ एक ही आ रहा है कॉमन फैक्टर 1, बाकी और कुछ नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या, इनका एचसीएफ कितना आ गया भाई, मेरे यहाँ पे 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये आपस में को प्राइम नंबर है, रिलेटिवली प्राइम नंबर है। तो उम्मीद है समझ में आए। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये आ जाता है, निम्न में से को प्राइम नंबर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट को प्राइम नंबर। तो कौन कौन से नहीं है, जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दिए यहाँ पे। पहला ऑप्शन दे दिया 4 और 9, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको 3 और 5, तीसरा ऑप्शन दे दिया भाई आपको जैसे 12 और इसमें ले लो आप 25 ले लो, हाँ 25 ले लो चलो। और चौथा ले लिया जैसे आपने मान ले लिया, आप 18 ले लिया, और जैसे आपने ले लिया मान लो यहाँ पे 32 ले लिया। अब कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा को प्राइम नंबर नहीं है। तो आपने देखा कि भाई मुझे पता है कि 4 और 9 का इन दोनों का एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा, इन दोनों के बीच में भी 1 आएगा, इन दोनों के बीच में भी 1 आएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या आएगा भाई, इन दोनों के बीच में देखो 2 भी मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। और तो क्या मिलेगा इन दोनों के बीच में भाई, 18 का क्या होगा भाई आपका, देखो आप 18 का क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा और 3 होगा। और 32 का क्या होगा भाई, आप देखोगे 2, मतलब 2 की पावर 5 आएगा ना, ये 2 की पावर 5 आएगा। तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा आपको, 2 ही मिलेगा। तो ये आपका को प्राइम नंबर नहीं है। इस तरह से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और आपको कराता हूँ जो आपके सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे पी एंड क्यू दो आपेक्षिक अभाज्य संख्या है। और उनकी शर्त है p प्लस क्यू बराबर 10 और p लेस देन क्यू है। तो p एंड q के कितने संभावित जोड़े हैं। तो इनमें से देखना है आपको। पहला ऑप्शन आपका 1 और 9, दूसरा ऑप्शन है 2 और 8, तीसरा ऑप्शन है 3 और 7, चौथा ऑप्शन है 4 और 6। तो देखिए यहाँ पे पी और क्यू दो आपेक्षिक अभाज्य संख्या मतलब रिलेटिवली प्राइम नंबर है। रिलेटिवली प्राइम नंबर तो इनकी शर्त क्या है, इनकी शर्त है भाई एचसीएफ कितना होना चाहिए भाई, इनका एचसीएफ क्या होना चाहिए भाई, इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। एचसीएफ 1 होना चाहिए ना, पहली बात तो ये शर्त आप याद रख लो, इससे ही आपका आंसर निकलेगा। तो देखो p प्लस क्यू बराबर कितना होता है 10 होता है। तो देखो यहाँ पे p प्लस क्यू सब में आपका 1 और 9 10 आ रहा, 2 और 8 10 आ रहा, 3 और 7 10 आ रहा, 4 और 6 10 आ रहा, सब में 10 ही 10 आ रहा, कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है।
पी लेस देन क्यू, देखो आप पी लेस देन क्यू, ये भी इससे कम है, 2 8 से छोटा, 3 7 से छोटा, 4 6 से छोटा, मतलब पी लेस देन क्यू, ये भी बिल्कुल सही है। अब पी और क्यू के कितने संभावित जोड़े हैं, तो अब देखो इनसे तो मुझे कुछ पता नहीं चल रही रहा, ठीक है ना। अब मुझे पता है कि अपेक्षिक अभाज्य संख्या या रिलेटिवली प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है, एक होता है। तो एक होता है, तो मुझे बताइए कि भाई इनके बीच का क्या एचसीएफ एक आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, दो आ रहा है ना, ये नहीं हो सकता। इनके बीच में एचसीएफ का एक आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। हाँ, इनके बीच में एचसीएफ एक आ रहा है मेरा, इनके बीच में भी एचसीएफ कितना एक आ रहा है, तो ए एंड सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो कितने संभावित जोड़े बनेंगे भाई आपके, दो संभावित जोड़े बनेंगे, ए बनेगा और आपका सी बनेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आए। इस तरह का आपका सीजीएल 2015 में आपका क्वेश्चन आया हुआ था, अपेक्षिक अभाज्य संख्या रिलेटिवली प्राइम नंबर, या आप इसको को प्राइम नंबर भी बोल सकते हो। बस याद रखना कि एचसीएफ कितना होना चाहिए आपका, एक होना चाहिए। ट्विन प्राइम, देखो ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है कई बच्चों को, इनके इसके बारे में बहुतों को पता नहीं रहता। हालांकि जो अच्छे अच्छे टीचर हैं, बहुत से अच्छे टीचर हैं जिनको मैंने देखा है, बहुत रियली में बहुत अच्छे टीचर हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। देखो यहाँ पे ट्विन प्राइम, ए ट्विन प्राइम इज ए प्राइम नंबर दैट इज आइदर टू लेस और टू मोर देन अनदर प्राइम नंबर। मतलब कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं के जोड़े जिनके बीच के केवल दो का अंतर हो। मतलब कोई भी लगातार दो आप प्राइम नंबर ले लो, लगातार कोई भी दो प्राइम नंबर ले लो, ठीक है ना, उनके बीच में दो का अंतर हो, उनके बीच में कितने का अंतर हो, दो का अंतर हो, तो मैं उन प्राइम नंबर को क्या बोलूंगा, ट्विन प्राइम बोलूंगा। जैसे कि माना कि आपने देखा कि जैसे देखो मैं अगर शुरू से लेकर चलता हूँ भाई प्राइम नंबर, अगर मैं शुरू से लेकर चलता हूँ प्राइम नंबर का, तो आपको पता है कि जैसे प्राइम नंबर मेरा शुरू स्टार्ट में क्या भाई मेरा दो आएगा, इसके बाद क्या आएगा भाई मेरे यहाँ पे तीन आएगा, और इसके बाद क्या आएगा भाई मेरा पाँच आएगा, इसके बाद क्या आएगा मेरा सात आएगा, और सात के बाद क्या आएगा भाई मेरा ग्यारह आएगा, ग्यारह के बाद तेरह आएगा, तेरह के बाद क्या आएगा भाई मेरा यहाँ पे सत्रह आएगा, सत्रह के बाद क्या आएगा उन्नीस आएगा, उन्नीस के बाद क्या आएगा भाई मेरे यहाँ पे इक्कीस तो नहीं आएगा, तेईस आएगा, तेईस के बाद क्या आएगा सत्ताईस आएगा, सत्ताईस के बाद क्या आएगा उनतीस आएगा, उनतीस के बाद क्या आएगा इकतीस आएगा, इकतीस के बाद क्या आएगा भाई मेरे यहाँ पे सैंतीस आएगा। तो फिलहाल यहाँ तक और आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे अब सवाल क्या कह रहा है कि भाई ट्विन प्राइम, तो मुझे बताइए ट्विन प्राइम कौन कौन से, मुझे बताइए दो और तीन के बीच में कितना का गैप आ रहा है, एक का गैप आ रहा है कि ये दोनों ट्विन प्राइम हो सकते हैं, नहीं हो सकते। हाँ, तीन और पाँच, तीन और पाँच के बीच में कितना गैप आ रहा है, तो मैं देखूंगा तीन और पाँच ये मेरे ट्विन प्राइम है, फिर पाँच और सात ये भी मेरे ट्विन प्राइम है, सात और ग्यारह ये नहीं है बिल्कुल, ग्यारह और तेरह ये मेरे ट्विन प्राइम है, तेरह और सत्रह नहीं है, सत्रह और उन्नीस ये मेरा ट्विन प्राइम है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तेईस और सत्ताईस भी नहीं है, सत्ताईस उनतीस ये मेरा बिल्कुल ट्विन प्राइम है, उनतीस इकतीस ये मेरा ट्विन प्राइम है। तो ये मेरे सारे के सारे क्या है भाई मेरे ट्विन प्राइम है ये, क्योंकि ये लगातार प्राइम नंबर है और जिनके बीच में कितने का अंतर है भाई मेरा दो दो का गैप है, ठीक है ना। तो वो क्या मेरे सारे के सारे क्या मेरे ट्विन प्राइम है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया ट्विन प्राइम क्या होता है। अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि निम्न में से कौन से ट्विन प्राइम है, चार ऑप्शन दे दे, तो चार ऑप्शन में आप पता लोगे कौन सा जोड़ा आपका ट्विन प्राइम का इजीली है, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, परफेक्ट नंबर, इट इज ए पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पॉजिटिव डिवाइजर एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। देखो परिपूर्ण पूर्ण संख्या एक धनात्मक पूर्णांक जो अपने धनात्मक विभाजकों को योग के बराबर हो संख्या को छोड़कर। देखो यहाँ पे कह क्या रहा है ये कि ऐसी कोई संख्या जिसके फैक्टर का सम उस संख्या के बराबर हो, बस उस संख्या को मत जोड़ो। जैसे मैंने ले लिया पे छः, तो छः का फैक्टर देखूंगा एक दो तीन चार, एक दो तीन और छः होता है। तो अब देखो यहाँ पे, तो मैं इसके फैक्टर कितने हो गए, एक दो तीन छः होता है। तो मैं अगर इनके फैक्टर जोड़ूंगा यहाँ पे, तो एक को जोड़ूंगा यहाँ पे मैं, जैसे एक दो और ये तीन, छः को मुझे लेना ही नहीं है क्योंकि आप बोल रहे हैं ना संख्या को छोड़कर ये, ठीक है ना, तो इसको तो मुझे लेना ही नहीं है। अब इन सबको जोड़ो तो कितना आएगा भाई मेरे छः आएगा, बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो मतलब कह सकता हूँ कि छः है ना जो अपना आप में क्या है, ये परफेक्ट नंबर है, परिपूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या है। और जैसे मैं अब आठ है, आठ के फैक्टर ले लेता हूँ, एक दो चार आठ ये आ गया। तो अब देखो यहाँ पे मैं एक दो और चार इनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे सात आएगा। क्या सात मेरा आठ के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये क्या मेरी परफेक्ट नंबर नहीं है। तो ये आपका परफेक्ट नंबर होता है, मतलब कोई सी संख्या ले लो जिनके फैक्टर का सम उसी संख्या के बराबर हो सिवाय उस संख्या को छोड़कर, तो आप ये मान के चल लो संख्या क्या परफेक्ट नंबर है। क्या बार आपको ऑप्शन में दे देते हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या परफेक्ट नंबर, आपको ऑप्शन दे देगा, जैसे 6 दे देगा, 8 दे देगा, 12 दे देगा और 16 दे देगा। तो आप देखोगे 6 का फैक्टर के सम 6 के बराबर है, बाकी किसी का नहीं है, तो 6 क्या हो जाएगा आपके परफेक्ट नंबर हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। अब इसमें भी एक चीज़ याद रखना,
किसी भी परफेक्ट नंबर या हिंदी में बोले तो पूर्ण संख्या के विभाजकों, विभाजकों मतलब फैक्टर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फैक्टर, के विलोम का सम, विलोम का योग या सम 2 के बराबर होता है, 2 के बराबर होगा। जैसे आपको पता है 6, 6 का फैक्टर कितना है, 1 2 3 और 6, तो इनका मैं विलोम लेता हूँ, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 और प्लस का 1/6। तो आप देखोगे इनको जोड़ोगे कितना आएगा, 6 3 2 और कितना आएगा 1, 6 3 और 2 11 और 1 12, तो 12/6 कटेगा पिटेगा कितना आएगा भाई मेरा, 2 आंसर आ जाएगा। तो ये क्या होता है मेरा कि किसी परफेक्ट नंबर पूर्ण संख्या के विभाजकों के विलोम का योग कितना होता है आपका, 2 के बराबर होता है। ये क्या था आपका नोट था। तो यहाँ तक आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। तो ये सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या हो गया भाई, आपका कंप्लीट हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये तो अभी थी आपके नंबर सिस्टम के, अभी क्लास 3 आपकी कंप्लीट हुई है। अभी तो नंबर सिस्टम और आगे बहुत कुछ है, क्वेश्चन भी करेंगे, अभी बहुत सारी थ्योरी है भाई। अभी तो आपके विभाजकता पढ़े बच्चे, शेषफल पर में बच्चे, रिमाइंडर थ्योरम बच्चा है, बहुत कुछ बच्चा है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आज की चीज़ आपको क्लियर होगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।